इन सभी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी जुड़ गए हैं। चुफाल जी बता दें कि वो डीडीहाट विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और पहाड़ की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। बहुत स्वागत है आपका चुफाल जी टीवी 100 पर। धन्यवाद। सबसे पहले चुफाल जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ कोरोना की चुनौती है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बनकर सरकार के सामने है। किस तरह से इससे निपटने के लिए तैयारी चल रही है? देखो, इस समय जो है सरकार बिल्कुल इस महामारी को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आपके जनप्रतिनिधि हैं, सभी संगठनों के लोग हैं और मीडिया भी, जितने भी संगठन और राजनीतिक दल भी, सब लोग आपस में सहयोग मिलकर इस लड़ाई को इस लड़ाई से कैसे हमको आगे पहुंचे, कैसे कोरोना को भगाएं, इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ में जो अभी जो स्थिति है धीरे धीरे कम हो रहा है। जो पहले एकदम रफ्तार पर तेजी से बढ़ रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका एक है कि ज्यादा से ज्यादा हमने गांव स्तर पर टेस्टिंग कराती है। टेस्टिंग की टीमें ज्यादा करने से लोगों को लग रहा है कि भाई पहले तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अब लोग खुद आगे आ रहे हैं कि भाई गाँव से लोगों की सूचना आ रही है। जो हमारे निगरानी समिति है उस निगरानी समिति के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से सूचना आ रही स्वास्थ्य विभाग के पास और तत्काल वहाँ पर हमारे डॉक्टरों की टीम और टेस्टिंग करने वाली टीम वहाँ पर पहुँच रही है, जिससे लोगों को लग रहा है कि भाई सरकार जो भी उस क्षेत्र में जहाँ पर बुखार आ रहा है, जहाँ सर्दी जुकाम है, वहाँ पर आशा के माध्यम से वहाँ पर मेडिकल किट उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है और उनका परीक्षण किया जा रहा है। ये सरकार इस समय काम कर रही है जी। लेकिन चुफाल जी, इस बीच देखिए तीसरी लहर की भी लगातार वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण तेजी से फैलेगा। इस चेतावनी के बीच क्योंकि सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब बच्चे संक्रमित होंगे ऐसे में अभिभावकों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? पहले तो यह है कि तीसरी लहर में पहले में पहुंचे यहाँ तक, उसके लिए जो कोविड-19 है उसके नियमों का पालन हमको करना होगा, मास्क लगाना होगा और लोगों को 2 गज की दूरी पर रहना होगा। जो लोग जिस प्रकार से यहाँ पर अभी कर्फ्यू लगा रखा है पूरे ये कर्फ्यू का पालन करें तो निश्चित रूप से जो कोरोना दूसरी लहर है, दूसरी लहर में ही हमारा जो कोरोना है ये भाग के चले जाएगा। और जहाँ तक आपने तैयारी की बात है, तैयारी इस प्रकार सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। बच्चों के लिए जिस प्रकार से मास्क, छोटे मास्क की जरूरत पड़ेगी, छोटे चारपाइयाँ उसी हिसाब से व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। सरकार इसके लिए काम करना शुरू कर दिया सरकार ने इस पर। जी चुफाल जी, आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो पहाड़ की पीड़ा भी बखूबी समझते हैं। तमाम परेशानियों को लेके आप बार बार समय समय पर इन परेशानियों को उठाते भी आए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक, पहाड़ी इलाकों में जो अभी फिलहाल सुविधाएं हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहां पर बेहतर सुविधाएं नहीं है, तो और बेहतर करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? सरकार इस समय पूरे जनपदों में सीएमओ से और जिलाधिकारी से संपर्क में है और जहां पर स्टाफ की कमी है उनको सीधे निर्देशित कर दिया गया कि आप तत्काल आउटसोर्स से डॉक्टर, जेएनएम, फार्मासिस्ट, आपका कम यहाँ तक के डाटा एंट्री भी, जो भी उसमें 4th क्लास की जितनी भी पद रिक्त हैं जहाँ पर जरूरत है उन सब जगह भरने का काम सरकार कर रही है, जिससे हमारे गांव तक डॉक्टर भी पहुंचे, फार्मासिस्ट पहुंचे, जेएनएम पहुंचे, वहां पर लोगों को जो दवाइयां उनके माध्यम से बटे, ये काम सरकार ने काम शुरू कर दिया। जी चुफाल जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे बीच में कि टेस्टिंग सरकार उसमें कमी कर रही है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 50,000 से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए और हर मुमकिन कोशिश भी आप लोगों की तरफ से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। बिल्कुल, ये जगह इसके लिए टेस्टिंग कराने के ही लोगों को पता चला। एक तो सबसे पहले है कि हमारे कुछ पहाड़ी जनपदों में लैब होने के लैब की अभी
10 दिन का इंतजार करना है हमें। जी। वहाँ पर हर जगह पर टेस्टिंग वाली लैब है। बाहर भेजने में एक दिन तो जिला मुख्यालय में आने में लगता है, फिर एक दिन उसको हमको हल्द्वानी पहुँचाने में या वहाँ से चमोली से सीधे देहरादून पहुँचने में एक दिन समय। तो इसमें लोगों को जो टेस्ट है उसको जो उसका परीक्षण करने के बाद लोगों को लग रहा है कि भाई इसकी रिपोर्ट कब आएगी, तो 3-7 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अब जैसे लैब बनने की जो लैब हर जनपद मुख्यालय में लैब बनने की तैयारी से 10-15 दिन का और इंतजार करना है हमें। तो टेस्टिंग हो जाएगी, वहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी हमें 48 घंटे में। तो निश्चित रूप से उसमें जो रोकथाम जो आगे कुछ लोग केस बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपको बागेश्वर जिले का कोविड प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है और आप लगातार जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए धरातल पर भी नजर आए, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पिछले दिनों आपने जिला कमेटी के साथ जो बैठक हुई उसमें भी आपने तमाम जानकारी ली कि आखिर क्या कुछ लगा आपको कि और क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए बेहतर तरीके से? क्योंकि ये कहा गया कि जब मंत्री जाएंगे तो बेहतर स्थितियां समझ आएंगे। जी, ये है कि पहले तो हमने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों में माननीय विधायक हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आपके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उसके साथ साथ जिलाधिकारी, सीडीओ और विकास अधिकारी, सबकी बैठक हमने एसपी को लेकर सबकी बैठक बुलाई। उस बैठक के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जानकारी दी कि कोविड सेंटर से लेकर अस्पतालों को, पीएचसी से जो हमारे अस्पताल छोटे छोटे जहाँ उप केंद्र हैं, उप केंद्रों के भी हमने कहा कि उप केंद्रों में भी व्यवस्था की जाए और कहाँ पर टेस्टिंग हो, कहाँ पर वैक्सीन लगे, उसके भी सेंटर के क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ के उन स्थानों पर जहाँ पर चिन्हित है, केंद्र बिंदु है, उन स्थानों को हमने चिन्हित किया और वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लोगों को वहाँ पर तक लोगों को बुलाया और वहाँ पर वैक्सीन के लिए भी व्यवस्था की। ये सरकार इस स्तर पर काम कर रही है। जी, एक बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से कहा गया कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उन्हें बेहतर तरीके से तमाम सुविधाएं मिल सके, इसके लिए भी लगातार आप तत्पर दिखाई दिए। तो क्या समझा जाए जो पहाड़ के लोग हैं या फिर जो वहां की व्यवस्थाओं को लेकर लोग जो सवाल पिछले दिनों उठा रहे थे, अब उसमें बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, अब स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं? ये है पहाड़ की जो है कि लोगों के जो छोटे छोटे मकान है, 5-7 आदमी का परिवार है, एक मकान है, एक बाथरूम है, ये समस्या कुछ जगह पर आई थी। उसके लिए हमने ग्राम प्रधान जो निगरानी समिति है पटवारी को सब मिलकर हमने कहा कि वहाँ पर प्राइमरी पाठशाला हो, पंचायत घर हो या गाँव में आजकल मकान भी बहुत सारे लोग तराई की ओर बैठ गए, खाली मकान है, ऐसी व्यवस्था करने का कि यदि बाथरूम आपका नहीं है तो अलग से बाथरूम लगा के टेम्परेरी व्यवस्था भी, यह व्यवस्था भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में की है, जिससे जो लोग होमआइसोलेशन में हैं वो लोग अलग रहे, दूसरे से संपर्क में न रहे, इस महामारी न फैलाएं। इसकी व्यवस्था भी सरकार ने अपने न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर हमारी जो टीम है वो टीम काम कर रही है। यानी कि ग्राम पंचायत स्तर की बात कर ली जाए, ग्राम प्रधान की बात कर ली जाए, वहां तक कोरोना किट पहुंचाई जाएगी और जो तमाम सुविधाएं कोरोना मरीजों को मिलनी चाहिए जो होम आइसोलेशन में हैं, बेहतर तरीके से की जाए, इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन चौफाल जी, मैं एक बात और समझना चाहूंगी आपसे कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि महामारी चुनौती बनी हुई है, लेकिन जो ब्लैक फंगस है, क्योंकि महामारी जो कोरोना है उसका इलाज फिर भी घर में हो जाएगा होम आइसोलेशन के जरिए, लेकिन ब्लैक फंगस उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में होगा। तो क्या अस्पतालों को और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है? जरूर, बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। इसके लिए हमने जितना भी हमारे जनपद स्तर के, पहले तो जनपद हैं, प्रदेश स्तर के जो अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उन सारे अस्पतालों में जो भी व्यवस्था, इसके लिए जो इस प्रकार के पेशेंट आते हैं लेकर इस प्रकार उनके कैसे इलाज किया जाए, बेहतर इलाज कैसे मिले, इसके लिए भी सारे सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। जी चौफाल जी, एक और बात, एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है बार बार, पूर्व सीएम हरीश रावत की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने कहा कि वो सरकार की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है, शायद सरकार की मंशा कुछ और है। क्या वाकई में सरकार की मंशा कुछ और है? कितनी सच्चाई है हरीश रावत जी की बातों में? इस समय में माननीय रावत जी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी है,
राजनीति करने का भी समय नहीं है अभी। जी। राजनीति जब करनी होगी तो उसमें राजनीति करें। इस समय तो इस महामारी में हम सब ने एक होना है, पूरा देश एक है, विश्व एक साथ दे रहा है। तो हम लोगों ने सब मिलजुल कर इस महामारी को कैसे महामारी से हम निपटे, कैसे महामारी को हम कोरोना को भगाए, इस पर हमको एक होना था, एकजुट से काम करना चाहिए। ये मेरा माननीय हरीश राव जी से भी निवेदन है। जी मंत्री जी, लगातार देखिए कोविड केयर जो सेंटर है उनमें तमाम बेहतरी की जा रही है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको और दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए वहाँ की पीड़ा कुछ और है। वहाँ पर कई तरह की खबरें सामने निकल कर आई, कई आरोप लगे कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पा रही। क्या वाकई में पहुँच से दूर है क्या पहाड़? नहीं, इस समय जो पहाड़ के इसको लोगों को कहीं भी शिकायत नहीं मिलेगी कि पहाड़, जहाँ मैंने कहा कि हमने पहाड़ में जहाँ पर उपकेंद्र खोल के फार्मासिस्ट रहता है, वहाँ पर एएनएम रहती है, वहाँ पर भी हम आपको स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। इस कोरोना महामारी में हमारी टीम है वहाँ पर। दूर दराज के जो गांव हैं उन गांव में आज तक तो अब हर गांव हमारे अधिकतर जो पिथौरागढ़ जनपद के गाँव, वहाँ भी अधिकतर गाँव है सड़क से जुड़ गए हैं। चाहे जो आपके बागेश्वर जनपद के हैं, सारे गांव को आपको छोटे छोटे तोग छूट गए। अब तो स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए गाड़ी से भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पहुँच रही है। वहाँ पर हमारे जो है फार्मासिस्ट और आपके एएनएम तत्पर वहाँ पर हर समय 24 घंटे वहाँ पर अब केंद्र में खड़ी रहते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर जनता की जो है जो महामारी फैली है उन लोगों को सुविधा देने के लिए वहाँ पर तत्पर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। जी, विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं चुफाल जी, उसमें देरी हो रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी देरी से आ रहे हैं, 7-8 दिन में आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग संक्रमित होंगे, जिन्हें नहीं पता कि वो संक्रमित हैं और लोगों के अगर संपर्क में आएंगे तो स्थिति खराब हो सकती है। क्या सच्चाई है इसमें कि लेट आ रही है रिपोर्टें? इसलिए मैंने पहले शुरू में कहा कि हमारे एक दिन की रिपोर्ट आने में जनपद मुख्यालय में लगता है। मुंशियारी से भी रिपोर्ट आएगी तो पहले पिथौरागढ़ में आएगी। आपका ऐसे चमोली में भी कहीं रिपोर्ट आएगी, इधर से थराली से जाएगी तो गोपेश्वर में जाएगी। जो दूर दराज के गांव है उनके मुख्यालय में एक दिन का समय वो लगता है। तो एक दिन का हमारे जो तो 2 दिन का समय लगता था। अब इसको समय को हमने देखते हुए कि 3-4 दिन का समय लग रहा है, इसको देखते जनपद मुख्यालय में हमारे जो लैब है, लैब हर जनपदों में संचालित होने वाली है। आपका अधिक से अधिक लगा रहा हूँ मैं 15 दिन का समय। 15 दिन से पहले हर जनपद मुख्यालय में बिल्कुल टेस्टिंग होगी। उसके बाद आपको मैंने कहा कि 24 घंटे के अंतर्गत सबको इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। यानी कि उस गैप को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जी, सब मुश्किल, क्योंकि जो रिपोर्ट है आपका 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं, तो हमारा एक दिन के अंतर्गत आपका 1.5 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट पहुंच जाएगी। उसके बाद जो पेशेंट है जो पॉजिटिव केस आ रहा है तो उस तक सूचना मिल जाएगी। क्योंकि आप पेयजल मंत्री भी हैं और साथ ही साथ बागेश्वर जिले की भी जिम्मेदारी दी गई है आपको, कोविड प्रभारी मंत्री वहां का बनाया गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप बागेश्वर जिले में पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाओं के बारे में जाना, तो कितने आश्वस्त नजर आए आप व्यवस्थाओं को लेकर? कितनी खामियां आपको दिखाई दी? उनको दुरुस्त करने के लिए किस तरीके के निर्देश दिए आपने? बागेश्वर जनपद बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वहाँ के अधिकारी भी अच्छे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का सारे जितने भी विभाग है सब विभाग काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। मैंने अन्य जनपदों में जाके बागेश्वर का भी उदाहरण दिया, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वहाँ पर आप लगाइए 95% लोगों को तो आपको वैक्सीन लग गई है, आपके 45 साथियों को। तो ऐसा काम हो रहा है वहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी सहयोग करें, सभी संगठन के लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। इस सब के सहयोग से बागेश्वर जनपद में कोरोना की जिस प्रकार रफ्तार बहुत तेजी से घट रही है। जी, लेकिन चुफाल जी, इन सब के बीच में जो इस महामारी की चेन को तोड़ सकती है, वैक्सीन। खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हम विदेशों से भी वैक्सीन मंगवा रहे हैं, जल्द ही उस कमी को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जो जगह जगह पर जो सेंटर बंद होने की खबरें जो आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि बंद हो चुके हैं, इससे प्रभावित हो रही है जनता, उसमें कितनी सच्चाई है? सेंटर कोई बंद नहीं हो रहे हैं, सेंटर प्रस्तावित किए थे
कि हमने कहा इन सेंटरों में हम वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो पहले से सेंटर चल रहे थे उनमें तो बिल्कुल अभी भी वैक्सीन लग रही है, कहीं भी बंद नहीं हुई है। जो प्रस्तावित किए थे उनको अभी हमने संचालित नहीं किए, धीरे धीरे उनको हम विकास कर देते। जनपद मुख्यालय से शुरू किया हमने, जनपद, उसके बाद आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां से भी करें, फिर सामुदायिक उप केंद्र से भी शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया हमारे ऊपर से चलती आ रही है। तो लोगों को इसमें सब लोगों को हम बता रहे हैं कि आपका नंबर इस समय अभी जिला मुख्यालय से फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, फिर उप केंद्र तक पहुंचेंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचेंगे। ये लोगों को हम इसके आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। जी चुफाल जी, एक और बात मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक मोबाइल वैन पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा सके, लेकिन क्या वो दूरस्थ जो इलाके हैं उन तक पहुंच बन पा रही है? बिल्कुल निश्चित, दूर कोई भी गांव है जहां से भी कोई सिस्टम आ रहे हैं, लोगों के थोड़ा लक्षण आ रहे हैं, तो वहाँ के दूसरे दिन हमारी टीम पहुंच जा रही है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम। हमारे पास इस समय डॉक्टरों की कमी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कहीं भी कमी नहीं है, चाहे जेएनएम है, एएनएम है, और भी जो भी स्टाफ है, पूरा स्टाफ के लिए हमने ऊपर निर्देश करके है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ओर से आप पर जरूरत है तो तत्काल जिलाधिकारी को सीएमओ को निर्देश की आप आउटसोर्स से वहाँ पर रखे, जो भी आपके हाथ नहीं मिलते तो कहीं बाहर से भी जरूरत हो तो आसपास आजकल गांव में लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने डिप्लोमा करके जेएनएम एएनएम फार्मेसी, उन सबको हम आउटसोर्स से काम दिला रहे हैं, इस महामारी में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन चुफाल जी देखिए, क्योंकि अब मॉनसून भी आने वाला है, ऐसे में मॉनसून आ जाए उसके बाद जो वैक्सीन की कमी है उसको कैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक, हर गाँव तक पहुँचाया जाएगा, इसके लिए क्या तैयारी है? इसलिए कि वैक्सीन को हमारे पास इस समय जितने भी आएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि कहीं ऐसी व्यवस्था होगी रोड, अभी तो रोटें हमारे कहीं भी रोटें ब्लॉक हो जाते तो एक आपका 8 घंटा 4 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रहते पहाड़ों, वहाँ पर मशीन खड़ी रहती है हमारी हर जगह, जहाँ पर संभावित क्षेत्र है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड वाली है, यहाँ पर रोड ब्लॉक जमा हमेशा रहती है, उन जगहों पर हमने ओवरलैंड बड़ी मशीन है, छोटी मशीन है, जहाँ पर जरूरत है मशीनें खड़ी रहती है कि तत्काल कोई भी रोड ब्लॉक जाते है उसको रोड को खोले, मलबा हटाए, ये व्यवस्था सरकार की ओर से है। जी, लेकिन क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो वैक्सीन है उसको डीप फ्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने घंटे तक ही वो सुरक्षित रह सकते हैं निकलने के बाद, लेकिन अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, वहाँ पहुँच क्योंकि बने, अगर बारिश हो जाती है इस दौरान, ओलावृष्टि हो जाती है, जो तमाम रुकावटें आएंगी उन रुकावटों से कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है? बिल्कुल, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली, हमने भी अपने विभाग की कल बैठक ली कि भाई हमें जो भी आपदा के क्षेत्र में अभी तो मानसून 15 जून के बाद हमने पहले से तैयारी रखनी है कि भाई, इसलिए ये तो सबसे पहले ये व्यवस्था को देखते हुए हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि भाई आपके जो कोविड-19 के गाइडलाइन है उसका हम सबको पालन करना होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि कोविड-19 का पालन करने से जो हमारा रेट दिन पर घट रहा है वो एक दिन ऐसा होगा कि पहाड़ में बिल्कुल कोरोना यहाँ से आज के यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो कोई भी पेशेंट नहीं दिखाई। ये व्यवस्था तो पहले हम सबको मिलजुल कर करनी है। जहाँ तक आपके जो आपदा है, आपदा कब आगे कोई जानता नहीं, इसको तो आपदा, इसके लिए आपको तैयारी हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। वहाँ पहुँचाने के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी हमको जहाँ पर जरूरत होगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर दवाएं पहुँचाई जाएंगी, इंजेक्शन पहुँचाएंगे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे हर जगह हेलीपैड बनान के हैं, हर विकास खंड में जहाँ आपदा से क्षेत्र से निपटने के लिए हेलीपैड की भी हमारी व्यवस्था है, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जहाज के माध्यम से वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी स्वास्थ्य। क्योंकि देखिए अभी मॉनसून के दस्तक से पहले ही आपदा आ रही है, कहीं ग्लेशियर टूट रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं। ऐसे में एक तरफ कोरोना की चुनौती, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, तीसरी तरफ मॉनसून के दस्तक से पहले अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वाकई में बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। बिल्कुल, चुनौतियाँ हमारे सामने, चुनौतियों का सामना करेंगे, विश्वास है हमें पूरे उत्तराखंड के जनता पर, पूरे उत्तराखंड के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आज सब पर हमें विश्वास है, हम सब लोग मिलकर इन चुनौतियों को पूरा करें। जी
चुफाल जी, एक और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर, क्योंकि देखिए कई स्वास्थ्य कर्मी भी इस दौरान संक्रमित हुए हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया था, तो क्या वो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, खास करके अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो? में जो कह रखा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सुविधा देने के लिए, वो सुविधा बिल्कुल सरकार ने जो कह रखा है वो सुविधा देने के लिए सरकार सुविधा दे रही है और सुविधा उस क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन उपनल के माध्यम से भर्ती करने की बात कही जा रही थी, और साथ ही साथ जो आशा वर्कर हैं, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर जो है टेस्टिंग करें। अब ऐसे में क्या उसके लिए उत्तराखंड में भी तैयारी चल रही है? उसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, पहले तो हमारे पास ऐसा है कि इस समय जो नर्स है, एएनएम है, बहुत सारी उनकी कमी नहीं है हमारे उत्तराखंड में, तो उनकी हमने नियुक्ति करने का काम कर दिया है। हर जगह बहुत सारे जनपदों में हो भी गई नियुक्ति, जिन जनपदों में नहीं हो रही तो एक आध दिन में होने वाली है। मगर तो ये उसमें स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से हम टेस्टिंग करा रहे हैं अभी तक। यदि जरूरत पड़ेगी तो उनको भी प्रशिक्षण दिलाएंगे, हम उनके आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिला के उनके माध्यम से भी टेस्टिंग कराएंगे। जी, विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा गया था कि जो तमाम व्यवस्थाएं जो मरीज हैं उनको मिले। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चुफाल जी, मौत के आंकड़े हालांकि कुछ राहत जरूर मिले हैं, अगर आज की बात की जाए उसके बढ़ने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? कहाँ लापरवाही हो रही है? किसी की तरफ से कहीं चूक हो रही है? सबसे ये कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बिल्कुल उसको जो दे रहे हैं, पहले तो उन लोगों ने इस बीमारी को हल्के से लिया था। गांव से जो लोगों को लग रहा है कि अंतिम से हम जो लग रहा है कि उनके ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया, तब वो लोग घर से बाहर करें कि हमें अस्पताल की जरूरत। वो लोगों की अधिकतर जो डेथ हो रही है इन्हीं कारण से है। समय पर यदि अस्पताल पहुंच जाए तो किसी की भी डेथ नहीं हो सकता। अस्पताल में लोग सब स्वस्थ होकर जा रहे हैं। उन्हीं लोगों के साथ धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कितना है करके सारे ऑक्सीजन मीटर भी हमने घर तक आशाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। उससे लोग अपना ऑक्सीजन मीटर से अपना ऑक्सीजन देखते हैं। उसी हिसाब से लोग अपने डॉक्टर से राय ले रहे हैं। डॉक्टर से राय लेने के बाद ही डॉक्टर सोचा कि उसको होम आइसोलेशन में रखना है, वहाँ रख रहा है, नहीं तो उसको अपने जहाँ पर हमारे सेंटर बने हैं कोविड सेंटर, वहाँ पर यदि जरूरत पड़े तो उनको जिला मुख्यालय में उनको रिफर कर रहे हैं। यह व्यवस्था सरकार करे, धीरे धीरे ये कम होगा, ये मृत्यु दर रेट होगा, ये भी कम होगा। जी चुफाल जी, आरोप ये भी लगे कि जो आशा वर्कर्स हैं उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है और तमाम जो किट होते हैं उनमें कमी है, इसमें सच्चाई है क्या? बिल्कुल कोई इसमें आपको उनको हर आशा वर्कर के पास मेडिकल किट है, ऑक्सीजन मीटर उनके पास पहुंच गया है। तो हमने विधायक दीदी का इसमें सरकार के पास कहीं भी स्वास्थ्य विभाग में पैसे की कहीं भी कमी नहीं है। तो माननीय विधायकों ने 1 करोड़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो आवश्यक चीजें हैं, जहाँ पर जीवन रक्षक दवाई है, उन पर हम खर्च कर रहे हैं कि जीवन खर्च कर रहे हैं। सरकार के पास दवाइयों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। सरकार बिल्कुल अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बाद आशा वर्कर के माध्यम से सबके माध्यम से दवाइयाँ उनके तक पहुंच रही है। कहीं भी शिकायत करने का मौका कहीं भी नहीं। जी चौफाल जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अस्पतालों में तैयारी बताया आपने कि सारी तैयारियां हैं, कोविड केयर सेंटर में अगर बेडों की संख्या की बात की जाए, पहले के मुकाबले बेडों की संख्या में काफ़ी इजाफा किया गया, लेकिन क्योंकि मरीज भी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? उसके लिए पूरे इंतजाम है हमारे, जहाँ पर भी हर जनपदों में देखिए, जहाँ पर कहीं पर आपके हॉस्टल हैं, कहीं पर आपके हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पूरे बेडों की व्यवस्था है, सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये व्यवस्था वहाँ तक न पहुँचे अभी तक। हम तो ये चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो हमारा विभाग है, जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ तक सीमित रहे, वहाँ तक पहुँचने की। फिर भी हमने पूरी व्यवस्था पूरे जहाँ तक जितने जरूरत पड़े, जहाँ पर अभी हमारे पेशेंट वहाँ पर 50-60 है, और हमने उनकी व्यवस्था कम से कम 1000 तक की व्यवस्था करके है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100 से ऊपर पेशेंट बढ़े नहीं, अस्पताल में न पहुंचे। ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि तीसरी लहर की अगर बात की जा रही है बार बार, क्योंकि चेतावनी भी मिल रही है, इसलिए मैं आपसे बार बार इस पर भी सवाल पूछ रही हूँ कि तीसरी लहर को लेकर बहुत ज़्यादा सजगता ज़रूरत है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें, जैसे 18 साल से 44 साल तक के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि कमी की वजह से अभी उसमें क्या रोक लगा दी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या जो बच्चों की बात सामने आ रही है, बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाएगी, छोटे बच्चों की अगर बात की जाए? अब ये जो रोग लगा दी कह रहे हैं वैक्सीन 18 साल, कहीं रोक नहीं लगी। मैंने पहले ही बताया कि पहले जिला मुख्यालय में शुरू किया हमने, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम शुरू कर दिया, उसके बाद केंद्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद न्याय पंचायत और गांव तक काम करने का शुरू कर रहे हैं। हमने इसी प्रकार से उनके केंद्र बना रखे हैं। बंद करने का तो कहीं सवाल ही नहीं होता है, काम शुरू कर रहे हैं। वैक्सीन जितनी वैक्सीन आ रही है उसी हिसाब से लोगों को वैक्सीन लग रही है। जहाँ तक 18 साल से कम है, इसके लिए अभी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बिल्कुल गंभीर है। केंद्र सरकार इसके लिए गंभीरता से सोचे, काम कर रही है इस पर, और जल्दी से जल्दी वैक्सीन आई जाएगी उनकी, ये भी 18 साल से कम। जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पेयजल मंत्री भी हैं, 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के, तो सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात करूं मैं अब तक के आपके राजनीतिक सफर में, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? देखो, चुनौतियां तो बीच में आती रहती हैं। इस समय जो हमें तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो महामारी आई है, इस महामारी से को निपटने के लिए काम करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इस दुख के संकट की घड़ी में, पूरे देश में संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में हम सब ने आपसी मतभेद भुलाकर हमने इस महामारी को तो कैसे इस महामारी से मुक्त मिले, इस स्तर पर हमको काम करना चाहिए। ये मेरा पूरे प्रदेश की जनता से भी निवेदन है, आपके इस चैनल के माध्यम से भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूँ कि हम सबको जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन उनका पालन करते हुए हमको इस कोरोना महामारी से दूर कैसे निपटे, कैसे महामारी को कैसे भगाए, इस स्तर पर काम करना चाहिए। जुफाल जी, एक आखिरी सवाल, प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस महामारी के दौरान? वो पैनिक ना करें और गाइडलाइन का पालन करें, इसको लेकर। मेरा पूरे प्रदेश की जनता से ये निवेदन है कि बिल्कुल इसमें एक तो घबराहट नहीं, ये तो एक प्रकार से सर्दी जुकाम जो हमारे गाँव में होता था, इस जुकाम को लोगों को अधिकतर ये लगता है कि भाई मेरे को कोरोना हो गया, क्या जो हो गया कदम, जब जितने लोग कोरोना पॉजिटिव है उससे ज्यादा लोग अस्पताल से ठीक होते जा रहे हैं। अपने डॉक्टरों पर लोगों को विश्वास करना चाहिए, अपने जो भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उन सब पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ा है कि आदमी को हिम्मत करनी चाहिए। जो भी इसमें सर्दी जुकाम है उससे तत्काल अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, अस्पताल में जाके लोगों की राय लेनी चाहिए और उसके जो नियम पालन है उस पालनों का पालन करना चाहिए। घर में बिल्कुल ये नहीं कि एक दिन भी उसको लगे तो दूसरे दिन उसको अपना टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराना जरूरी है कि टेस्ट बिना टेस्ट के लोगों का कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, इसलिए अधिक से अधिक टेस्ट कराने के लिए हम सरकार काम कर रही है। ये मेरा पूरे प्रदेश और लोग भी सहयोग करें। बहुत शुक्रिया जुफाल जी, टीवी 100 को समय देने के लिए।